झोले सुभाष काबरा। कहानी का मूल पाठ। 50 के पार का पुरुष दो पाटों के बीच साबुत बना रहने की कामना करने वाला एक असहाय प्राणी होता है, जिसके अपने घर में उसका कुछ भी नहीं होता। एक ओर तो उसके अति वृद्ध माता पिता पूरे घर को मंदिर बनाने में जी जान से जुटे रहते हैं, तो दूसरी ओर अति युवा पुत्र और पुत्रियां पूरे घर को क्लब हाउस और मिनी थिएटर में पूरी तरह बदल देने की जी तोड़ कोशिशें करते रहते हैं। अपनी चोटी और कान की बालियां नौजवानों को सौंपकर पुरुषों की तरह व्यवहार करती हुई बेटियों और घर के संस्कारों को अपने विदेशी जूतों से रात दिन रौंदते रहने वाले बेटों के साथ गुजारा करना कोई हंसी खेल नहीं होता। ये खेल इस घर के जिम्मेदार बड़े को हर रोज खेलना पड़ता है, कभी मन मसोस कर, कभी अकेले में आंसू बहाकर, तो कभी सूनी निगाहों से इन अपनों के चेहरे निहार निहार कर। दो पीढ़ियों के बीच त्रिशंकु बना ये असहाय सोचता है कि सहायता की गुहार किससे लगाऊं। कानों में गूंजते हैं विवाह के साथ वचन, पत्नी ने भी तो हर सुख दुख में साथ निभाने की कसम खाई थी, एक वही है जो अब भी मेरे बस में है। लेकिन वो भूल जाता है कि 25 साल पुरानी पत्नी भी कभी किसी पति के बस में आती है। पत्नी बेमन से पति का सारा प्रलाप सुनने के बाद लापरवाही से अपना सर झटकती है और समस्या को सुलझाने की बजाय कुछ ज्यादा उलझा देती है। बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देने की नेक सलाह देती है, तो पड़ोसियों के ठाट बाट का हवाला देकर बच्चों के लिए घर में ही एक मिनी बार बनाने का प्रस्ताव भी रख देती है। पति को पहली बार पता चलता है कि आंखों के आगे अंधेरा छाने वाली कहावत किस माहौल में बनी होगी। पति की हर बात पत्नी के नटकार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाती है। अंदाज तो बरसों से था, पराये साबित भी हो जाता है कि पत्नी की नजरों में वह केवल एक अनपढ़, गंवार और अधेड़ रह गया है, जिसे न ढंग से जीना आता है और न ही जमाने के साथ चलना आता है। पत्नी से सहयोग और साथ की कामना करने वाला ये अधेड़ इस उम्र में अपने ही घर में अपनी पसंद के खाने तक को तरस जाता है। इतने बुरे हालात तो संघर्ष के दिनों में भी नहीं थे जो आज हो गए हैं। सुबह शाम उसके सामने या तो माँ बाबूजी के लिए बनाया गया दलिया परोसा जाता है या बच्चों के लिए बनाया गया बर्गर। दोनों को देखकर आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है कि पेट तृप्त करने की इच्छा भी मर जाती है और भूख भी बच्चों से पूछा जाता है, बूढ़ों से भी बेमन से राय ले ली जाती है। लेकिन इस गरीब की गिनती न 3 में होती है न 13 में। इसे दोनों वक्त केवल बना हुआ खाना खाने का अधिकार है, ये बताने का नहीं कि क्या बनाना है। बहुत याद आते हैं माँ के हाथ के आलू के पराठे और मेथी आलू की सब्जी के साथ कैरी का सरसों के तेल वाला अचार। लेकिन क्या करें, अभी तक यादों से पेट भर देने वाले किसी चमत्कार का आविष्कार ही नहीं हुआ। भोजन निगलकर हाथ धोता है पत्नी औपचारिकतावश इतना जरूर कह देती है कि आजकल आपकी खुराक बहुत कम हो गई है। क्या सोचते रहते हो, हमारी तरह मस्त रहा करो। ये सोचता रह जाता है कि कोशिश तो पूरी कर रहा हूं, लेकिन ये हुनर अभी सीख नहीं पाया हूं। घर का माहौल हर रोज एक सा रहता है। माँ बाबूजी के कमरे से रामधुन सुनाई देती है तो बच्चों के कमरे से कानफोड़ू संगीत। दोनों का संगम किसी तीसरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने लगता है। पुरुष सोचता है कि वो दिन कब आएगा जब मेरे पुराने कर्णप्रिय और अर्थपूर्ण गाने भी पल दो पल सुन पाऊंगा। आज तो न बड़ों से कुछ कह पाता है, न ही अपने बच्चों से। दोनों के ही अपने अपने सपने हैं और दोनों को ही किसी तीसरे के सपनों से कुछ लेना देना नहीं है, फिर वो तीसरा भले ही दोनों के सपने पूरे करने वाला नींव का पत्थर ही क्यों न हो। पुरुष अपने अतीत में चला जाता है। पिता की एक आवाज पर दौड़ दौड़कर उनका हर काम करने वाला ये पुरुष बचपन में काम करने के बावजूद पिता की मार भी खाता था और डांट भी खाता था। डांट तो रोज आज भी खाता है कि तुम्हें तो कोई काम धाम है नहीं। अब बच्चे खेले कूदे, अपनी जिंदगी का आनंद ले, या तुम्हारा ये 2 टके का बिजली का बिल भरने जैसे फालतू काम करते फिरे। बहस का अंजाम ये होता है कि बिजली के बिल के साथ साथ घर भर के सभी के बिल घूम फिर कर इसी पुरुष के हाथों में आ जाते हैं। उन बिलों को उलट पुलट कर देखने और समझने की असफल कोशिश करने वाला ये इंसान जानता है कि वो किसी से कोई सवाल नहीं कर सकता। ये भी जानता है कि इस काम से लाख मुंह चुरा ले, लेकिन आखिरी तारीख से पहले ये सारे बिल लंबी लाइनों में लगकर उसे ही भरने हैं और भरने के बाद सभी मालिकों को बताना भी है कि काम समय पर कर दिया गया है। उसे याद आता है कि उस दौर में पिता बड़े सख्त रहे, माँ सरल, पर बाहर से आने पर थोड़ी डांट के बाद शिकंजी तो मिल ही जाती थी। अब तो खुद ठंडे पानी के लिए फ्रिज खोलो तो आवाज पहले आ जाती है कि बोतलें भरकर रख देना, बच्चों को ठंडा पानी कम पड़ जाएगा। सुनकर पानी पानी हो जाता है, ये पुरुष की इतना सम्मान लूं कैसे और इसे रखूं कहां पर। अपने होम स्वीट होम में कभी फुर्सत की घड़ियों में अपनी जमा पूंजी और पीएफ बुक देखकर क्षण भर खुश होना चाहता है, तभी साथ वाले कमरे से माँ बाबूजी का फरमान आ जाता है कि सुन इधर आ देख, सुधा वाले बटके की शादी है।
परिवार का मामला है, तुझे जाना ही है, तैयारी कर ले। माँ ये कहकर एक लिस्ट थमा देती है कि ये सब समय समय पर जरूर कर दियो, चूंकि मत नहीं तो बड़ी बदनामी होगी। कमरे में आकर हिसाब लगाता है तो पता चलता है कि चोट लाख रुपए से कम की नहीं है। पेशानी पर पसीना आ जाता है। पासबुक उल्टी करके सोचता है कि हर बार मैं ही क्यों, लेकिन ये खुद को धोखा देने जैसा ही है, कौन जाएगा। माँ, बाबूजी बीमार और वृद्ध बच्चे ओवबिजी जो सुधा को भी नहीं पहचानते तो सुधा के बच्चों में क्या रुचि लेंगे। छोटे भाई से दिमाग लगाकर कोई फायदा नहीं। अव्वल तो वो मानेगा नहीं, भूल से मान भी गया तो उसकी पत्नी उसे जाने नहीं देगी। वो हमेशा से यही मानती रही है कि घर की बड़ी जिम्मेदारी हमेशा घर के बड़े बेटे को उठानी चाहिए और छोटे भाई की मजाल नहीं कि वाचाल पत्नी की आगे यूं भी कर सके। छोटा भाई है ही ऐसा जोरू का गुलाम। वो माँ की बात भी नहीं मानेगा, क्योंकि जो मर्द पहली रात से ही अपनी पत्नी की पाजेब में उलझ जाते हैं उन्हें जिंदगी भर अपनी माँ का मंगलसूत्र दिखाई नहीं देता। छोटा भी उन्हीं लोगों में से है। पत्नी से इस आर्थिक संकट की चर्चा करता है तो वो अपने हाथ खड़े कर देती है। कहती है, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। जिंदगी में कभी कोई प्लानिंग तुमसे हुई ही नहीं। अपने ऑफिस के लोगों को देखो, किसी के टेम्पो चल रहे हैं, किसी ने बेटे को पेट्रोल पंप खुलवा दिया। मेरे नसीब में ही हर महीने गिने चुने रुपल्ले लिखे हैं। कैसे मन मारकर घर चला रही हूं ये मेरा दिल ही जानता है। जाते जाते ताना भी छोड़ जाती है कि तुम्हारे इसी दंड फंद की वजह से मैं पिछले 3 सालों से अपने मैके तक नहीं जा पाई हूं। मेरे मम्मी पापा बेचारे यहां आकर एक एक महीने रह गए, लेकिन मेरा मैके जाना नहीं हो पाया। ये पतिदेव सोचते रह जाते हैं कि मतलब तो मिलने से है ना, हम गए या वो आ गए, बात तो एक ही है ना। लेकिन वो जानता है कि दुनिया में कुछ दिमाग ऐसे होते ही हैं जिन्हें समझाने की कोशिश करना खुद पागल होने की दिशा में उठाया गया कदम होता है। पत्नी हर रोज उससे सवाल पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, और इस पुरुष का सवाल इसके ओंठों पर ही अटक जाता है कि तुम्हें क्या हो गया है अर्धांगिनी। जिन बच्चों को बड़ा करने में हमने साथ साथ मन दिया, वो तुम्हारा मन बच्चों के बड़े होते ही इतना बदल कैसे गया। मन क्या केवल बच्चों का ही होता है? पति कमबख्त पत्थर का बना होता है। उम्र केवल बच्चों की होती है, पति की कोई उम्र नहीं होती। सब अपने हैं तो आदर की उम्मीद नहीं होती, लेकिन कदम कदम पर अनादर भी तो इंसान को तोड़ देता है। माँ बाबूजी फिर पुकार लगाते हैं तो पुरुष फिर से हिसाब लगाने बैठ जाता है। ये अचानक वाला खर्च किससे मांगूं, कहाँ जाऊं, कितना कमाया उम्र भर, लेकिन इस मोड़ पर आकर कम क्यों लग रहा है। इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। मिलती है तो केवल बेचैनी, घबराहट, तनाव। जैसे ये तीनों ही पर्याप्त न हो तो शोर मचाते हुए बेटा बेटी भी चले आते हैं। उनसे छुपाकर माथे का पसीना पोंछता है। बेटे का अंदाज किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। बिंदास बेटी के छोटे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। दिल किसी संकट की आशंका से धड़कने लगता है और आशंका गलत नहीं निकलती। दोनों बच्चों के हाथों में अपनी अपनी फरमाइशों की लिस्ट है, कुछ चीजें तो ऐसी भी जिनके बारे में ये पिता जानता तक नहीं है। ये फरमाइश नहीं है, इसे आदेश ही मानना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के ठीक पीछे कमर पर हाथ रखकर बच्चों की मां खड़ी है और बच्चों का ये बाप अच्छी तरह जानता है कि बात न मानने पर ये औरत मेरे माता पिता को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है और मेरा इस घर के भीतर रहना मुश्किल भी कर सकती है। बच्चे अपने अपने हिस्से का दाम लेकर चले जाते हैं। 5 फुट 5 इंच का ये पुरुष सिकुड़कर कुछ और छोटा हो जाता है। परेशान है, पता ही नहीं चल रहा कि दर्द कहाँ कहाँ और कितना कितना हो रहा है। पत्नी को आवाज लगाता है तो दीवारों से टकरा कर लौट आती है। उसके पास पति की देखभाल के अलावा भी 50 काम होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। पुरुष अंदाज से दवा की एक गोली खाता है। दूर कहीं गाना बज रहा है, चल अकेला चल अकेला। पुरुष सोचता है कि कोई नहीं सुन रहा तो अकेला ही चलूं, महेश से मिलाऊं। बचपन का दोस्त है और मुसीबत में दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। चप्पल पहनकर घर से बाहर निकलता है तो पत्नी चिल्लाकर रोक लेती है और कहती है कि बाहर निकलो तो बता दिया करो, ये लो 100 का नोट और झोला आते समय आलू और पाव लेते आना। आज बच्चों का पाव भाजी खाने का मन है और जल्दी लौटना। गपबाजी में मत बैठ जाना। जाती हुई पत्नी को देखकर पुरुष को विश्वास नहीं होता कि ये वही औरत है जो कभी मेरा चेहरा देखकर मेरी वेदना पढ़ लेती थी। किसी ने सच कहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती। पुरुष हिम्मत करके बाहर निकलता तो है, लेकिन कांप रहा है, पसीना आ रहा है, पैर उठ नहीं रहे। विचार करता है कि महेश के घर तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं। महेश का घर 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी नौबत ही नहीं आती। ठीक 1.5 किलोमीटर पर महेश मिल जाता है।
उसके हाथ में भी एक झोला और 100 रुपये का नोट है। चहक कर गले मिलने वाले दो दोस्त ऐसे मिलते हैं जैसे किसी मैयत में मिल रहे हों। उदास, खामोश। दोनों चुपचाप एक बेंच पर बैठ जाते हैं। लंबी चुप्पी के बाद एक कुछ बोलना चाहता है तो दूसरा उसे टोक देता है। रहने दे यार, मैं सब समझ गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद प्रस्ताव आता है कि हम दोनों कहीं भाग चले क्या। ये एक पुरुष का दूसरे पुरुष को प्रस्ताव है। विडंबना की पराकाष्ठा है। तय ये पाया जाता है कि दोनों कहीं नहीं भाग सकते। दोनों को ही तमाम उम्र उसी जेल में रहना है जो जेल दोनों ने ही बड़े शौक से अपने ही हाथों में अपने लिए तैयार की है। इस जेल से निकलने के लिए न कोई अर्जी काम आती है, न कोई वकील और न ही कोई अदालत। दोनों महसूस करते हैं कि बाकी तो जो है सो है ही, लेकिन बड़े बूढ़े कहते थे कि जान है तो जहाज है। तबीयत में लापरवाही ठीक नहीं है। हमें और कौन डॉक्टर के यहाँ ले जाएगा। चल, हम दोनों ही एक दूसरे को ले चलते हैं। दोनों दोस्त जब डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकलते हैं तो कुछ और अमीर हो जाते हैं। अब दोनों के पास बीपी भी है और शुगर भी है। डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा चिंता करोगे तो दिमाग पर भी असर पड़ सकता है। दोनों सोचते हैं कि ये दिमाग नाम की चीज नहीं होती तो कितना अच्छा होता। कोई हमारे बारे में नहीं सोचता, हम भी सबके बारे में सोचने से बच जाते। डॉक्टर की फीस और दवा में दोनों की जेब से कुछ नोट निकल जाते हैं, जो नोट नहीं कुछ सपने थे जो टूट गए। एक पूछता है कि और बता, नीता की शादी की बात कहीं चली क्या। दूसरा कहता है कि रोज चलती है, फिर किसी न किसी बात पर रुक जाती है। कोई लड़का नीता को पसंद नहीं आता तो नीता किसी लड़के को पसंद नहीं आती। आजकल के बच्चों की सोच समझना बड़ा मुश्किल है। कैसे परिवारों में सहजता से संबंध हो जाते थे, अब तो संबंध बनाना भी कठिन हो गया है। बात ठीक भी है, कठिन तो अब दोनों ही काम हो गए हैं। नए संबंध बनाना और पुराने संबंध निभाना। दोनों को याद आता है कि कैसे बाबूजी ने उन दोनों की शादी के समय किसी अच्छे परिवार की चर्चा की थी। बात चली और महीने भर में तो रिश्ता तय हो गया था। तब अच्छे परिवारों पर जोर होता था कि परिवार अच्छा होगा तो लड़का लड़की तो संस्कारी होंगे ही, एक दूसरे को निभा ले जाएंगे। अब तो दृष्टि ही बदल गई है। बड़ी बुद्धिमानी से एक दूसरे को जांच परख कर बच्चे शादी करते हैं और जिस बुद्धिमानी से जुड़ते हैं उसी से अलग भी हो जाते हैं। शादी की रस्म भी कई बार मजाक नजर आती है। स्कूल के साथी जब मिलते हैं तो समय का ध्यान नहीं रहता, लेकिन इन दो दोस्तों का समय भी अब इन दोनों का कहाँ रहा। घंटा घर की घड़ी ने 8 बजाए तो दोनों को ध्यान आया कि बेकरी बंद हो जाएगी। अभी पाव भी लेने हैं। बच्चों को भूख भी लग रही होगी, सो बापता के मारे इन दो दोस्तों के 4 कदम पाव खरीदकर दो विपरीत दिशाओं में अपने अपने घरों की ओर मुड़ गए। वे पैर जिन्होंने सदा साथ चलने की कस्में खाई थी, एक स्वस्थ और मस्त घरौंदा बनाने की कल्पना की थी। जैसा व्यवहार अपने बड़ों के साथ किया था वैसा अपने से छोटों से पाने की उम्मीद जताई थी। सच पूछो तो इन दो जोड़ी पैरों को दो दोस्त कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये दो पुरुष या दो इंसान नहीं है। दो झोले हैं, ऐसे झोले जिन्हें पूरा परिवार जादूगर सरकार का झोला समझता है। जब जी चाहे इनमें हाथ डालो और अपनी मर्जी का सामान निकाल लो। ये इनकार नहीं करेंगे, बहस भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इनका जन्म ही इसी काम के लिए हुआ है। हाँ, एक इच्छा दोनों की मरते दम तक रहती है कि यदि ये पुराने झोले कभी किसी को रास्ते में नजर आ जाएं तो भला मानुस गलती से भी इन झोलों में कुछ डाल न दे। ये स्वाभिमानी झोले हैं। इन्होंने सदा दूसरों को कुछ न कुछ दिया ही है, कभी किसी से कुछ लिया नहीं है। अगर किसी ने कभी इन झोलों में कुछ डाल दिया तो इन खुददार झोलों के सब्र का बांध टूट जाने का डर है और बीच सड़क पर ही इनके फट जाने का डर है। और इतना तो सभी जानते हैं कि फटे हुए झोले किसी काम नहीं आते।